उत्तराखंड की वादियों में बसा छोटा सा गांव धुनगढ़ अपनी सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग सीधे सादे, मेहनती और थोड़े रूढ़िवादी थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से यहाँ अजीब घटनाएं घट रही थीं। लोग गायब हो रहे थे। सबसे पहले गांव से मोहन लापता हुआ, फिर सरपंच का बेटा। पुलिस ने हर बार यही कहा, शायद शहर चले गए होंगे, कुछ समय के बाद आ जाएंगे या किसी निजी वजह से छिपे होंगे। लेकिन गांव वालों को यकीन नहीं था। इन घटनाओं के बीच गांव लौटी रागिनी, जो कि शहर में पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता कर रही थी। उसे अपने बचपन के गांव की शांति बहुत याद आती थी। लेकिन इस बार गांव में कदम रखते ही उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। तू काहे लौटी है बिटिया? क्या कोई खबर बनाने आई है? रागिनी की बूढ़ी दादी ने पूछा। खबर बनाने नहीं आई दादी, बस दिल बेचैन था। रागिनी मुस्कुराई, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। रागिनी की मुलाकात दीपक से हुई, जो बचपन का दोस्त अब गांव में स्कूल का अध्यापक है। वह अब भी उतना ही शांत और गहरा था। तूने सुना मोहन और रवि गायब हैं? रागिनी ने पूछा। सिर्फ सुना नहीं, देखा भी। दीपक ने जवाब दिया और उसकी आंखों में कुछ छुपा हुआ दर्द झलकने लगा। मोहन की आखिरी रात मैं उसके साथ था। उसने कहा था कि किसी की परछाई उसका पीछा कर रही है, और फिर वो चला गया। क्या तुमने ये बात किसी को बताई? नहीं, मैंने किसी को भी नहीं बताई। किसी बताता, मुझे सब पागल समझते। रागिनी ने तय कर लिया, अब वह चुप नहीं बैठेगी। गांव में जो हो रहा था उसका सच सामने लाना होगा। रागिनी ने अपनी खोज शुरू की। वह गांव के पुराने मंदिर, तालाब और स्कूल तक पहुंची। हर जगह बस एक बात सामने आई। गायब हुए लोग किसी न किसी दिन परछाई की बात करते थे। पर यह परछाई थी क्या? एक रात रागिनी ने देखा, उसके दरवाजे के पास कुछ हलचल हुई। बाहर निकलकर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन मिट्टी पर गीले पांवों के निशान थे, और उन निशानों में सिर्फ एक पैर का चिन्ह था। रागिनी ने गांव के सभी लोगों को बुलाया और अगली सुबह गांव की पंचायत बैठी। वहां हरिश्चंद्र, गांव का सबसे सम्मानित वृद्ध, बोला, इन सब का कारण अंधविश्वास है। हम नई पीढ़ी को भटकने नहीं देंगे। लेकिन तभी मीरा चाची चिल्लाई, मेरे जवान बेटे को उस परछाई ने सभी के सामने निगल लिया, और तुम कहते हो कि ये अंधविश्वास है। तुम्हें शर्म नहीं आती? पंचायत में अफरा तफरी मच गई। सभी लोग उस बूढ़े हरिश्चंद्र पर भड़क गए। रागिनी ने मौका देखकर मीरा चाची से अकेले में बात की। मीरा ने धीरे से बताया, एक रात में मेरे बेटे ने मुझसे कहा था कि स्कूल की पुरानी प्रयोगशाला में कोई है जो उसे बुला रहा है। रागिनी को याद आया, वो प्रयोगशाला तो अब बंद थी। वहां कोई नहीं जाता, वो तो कल ही देखकर आई है। अगली रात रागिनी और दीपक ने मिलकर स्कूल की प्रयोगशाला में जाने का फैसला किया। दरवाजा जंग खाया था। वो दोनों जब अंदर गए तो देखा, अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में टूटी फर्नीचर, पुराने केमिकल्स और दीवार पर एक काला निशान नजर आया, जैसे किसी ने वहां जलने की कोशिश की हो। दीपक ने फुसफुसाया, यहाँ कुछ गड़बड़ है। दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। और तभी एक हल्की सी सरसराहट हुई, जैसे कोई दीवार के पीछे चल रहा हो। दीवार खुरचने पर एक छोटा सा तहखाना निकला। दोनों नीचे उतरे।
वहां दीवार पर अजीब चित्र बने थे, कुछ मानव आकृतियों वाले और कुछ एक पैर वाले, कुछ पंजों के निशान। तहखाने में उन्हें एक पुरानी डायरी मिली, डॉक्टर मनोज रावत नामक शिक्षक की, जो 10 साल पहले स्कूल में पढ़ाते थे और एक दिन अचानक गायब हो गए थे। डायरी के पन्ने डरावने थे। उसमें लिखा था, मानव मन की गहराइयों में जो अंधेरा है, अगर उसे बाहर निकालो तो वो एक छाया बन जाता है, हमारी ही परछाई, पर विकृत। मैंने प्रयोग किया और अब वो मेरे काबू से बाहर है। इसका मतलब वो परछाई असल में किसी का मनोवैज्ञानिक द्वैत है। फिर दोनों ने वहां पर देखा कि एक कोने में तंत्र विद्या का सामान रखा था। ऐसा लगता था कि यहाँ पर किसी ने तंत्र विद्या का प्रयोग किया हो। धीरे धीरे राज खुलने लगे। रागिनी बोली, इसका मतलब है कि यह डायरी लिखकर हमें गुमराह किया जा रहा है। भला विज्ञान में परछाई कब से दिखने लगी? मैंने तो ऐसा विज्ञानी प्रयोग आज तक नहीं पढ़ा। दीपक समझ चुका था कि ये विज्ञान नहीं, तंत्र क्रिया है। उसने कहा, जरूर ये किसी तांत्रिक का काम है। मैं समझ रहा हूँ कि ये मामला किसी भूतिया छाया को बस में करने के लिए किया था, पर वो छाया ज्यादा शक्तिशाली होगी, इसीलिए किसी के वश में नहीं हुई। फिर वो छाया उसी तांत्रिक को निगल गई और उसके बाद गांव वालों को एक एक करके निगलना शुरू किया। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। दूसरे दिन रागिनी और दीपक ने गांव वालों को बताया कि आखिर उस छाया का क्या राज है, लोग क्यों गायब हो रहे हैं। गांव का एक बूढ़ा आदमी बोला, अरे मेरी पत्रकार बिटिया, अब तो तुम ही हमें बचा सकती हो। तुम कैसे भी करके गांव वालों की रक्षा करो और हमें उस काली छाया से बचाओ। रागिनी ने कहा, अब गांव वालों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। मैं और दीपक आप लोगों की रक्षा करेंगे, आप निश्चिंत रहो। अब रागिनी और दीपक का अगला कार्य उस आत्मा को मुक्ति देना था, पर वो नहीं जानते थे कि ये काम कैसे करें। पर किसी ने उन्हें बताया कि असम बंगाल में हर प्रकार के काले जादू का तोड़ है। वहाँ ऐसी छाया का भी इलाज है जो लोगों को गायब करती है। करीब 3 दिन का लंबा सफर तय करने के बाद वे बंगाल की काली घाटी पहुँचे। अंधेरे में डूबी घाटी बहुत भयानक थी। वहाँ वो एक तांत्रिक से मिले और अपने गांव की घटना को बताया। ये बात सुनकर तांत्रिक ने उन्हें इसका उपाय बताया। तांत्रिक बोला, शरद पूर्णिमा की रात किसी 12 साल की लड़की की बलि देनी होगी, जिससे वो काली छाया खुश हो जाएगी और फिर वो किसी को गायब नहीं करेगी। दीपक और रागिनी ने इस उपाय को अच्छे से याद किया और वापस गांव आ गए। फिर वो शरद पूर्णिमा का इंतजार करने लगे। जैसे ही वो रात आई, रागिनी ने एक 12 साल की लड़की को अगवा कर लिया और उसकी बलि चढ़ाई। काली छाया खुश हो गई और बोली, मैं तुम्हारे द्वारा दी गई इस बलि से बहुत प्रसन्न हूँ। अब मैं हमेशा के लिए यहाँ से दूर चली जाऊंगी और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। खुश रहना सभी गांव वालों। अब सब कुछ सामान्य था। गांव में फिर कभी कोई गायब होने की घटना नहीं हुई। हर कोई अपने अपने काम पर लग गया। रागिनी फिर अपने शहर लौट गई और गांव धुनगढ़ फिर से शांति की ओर लौट चला।